प्रौद्योगिकी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। हाजिर हम खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी नई जानकारियों के साथ हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और खासतौर से अगर हम देखें कोविड-19 बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में हर रोज लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए भारत ने इस मामले में एक और शिखर को छू लिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने और अस्पतालों से छुट्टी मिलने तथा घरों में पृथकवास से उभरने के साथ ही भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 23 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कोविड-19 के कुल 23,38,035 मरीजों का ठीक हो जाना व्यापक स्तर पर आक्रामक तरीके से परीक्षण कराने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, निगरानी के जरिए समग्र रूप से संक्रमितों का पता लगाकर उनका कुशलता पूर्वक उपचार के कारण संभव हो पाया है। गैर इन्वेसिव ऑक्सीजन के उपयोग, आईसीयू और अस्पतालों में बेहतरीन कुशल डॉक्टरों व बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं सहित देखभाल प्रोटोकॉल के मानकों पर ध्यान केंद्रित करने से गंभीर और अति गंभीर कोविड मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। घरों में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की चिकित्सीय देखरेख और निगरानी की जा रही है। ऐसे मरीज भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। कोविड-19 के 57,469 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 मरीजों में ठीक होने की दर बढ़कर 75% को पार कर गई है। भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या इसके सक्रिय मामलों की तुलना में 16 लाख से अधिक है। इस बीमारी से ठीक होने वालों की बड़ी संख्या ने ये साफ कर दिया है कि देश में कोविड-19 का वास्तविक केस लोड यानी सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है। आईसीयू में रोगियों के प्रभावी नैदानिक उपचार ने मृत्यु दर को कम रखने और इसे और भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में देश में मृत्यु दर गिरकर 1.85% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सक्रिय सहयोग से एम्स नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 उपचार पर राष्ट्रीय ईआईसीयू ने भारत में इस बीमारी से ठीक होने की दर में बढ़ोतरी लाने और मृत्यु दर घटाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोविड-19 महामारी ने सुदूर क्षेत्रों में जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, त्वरित मैदानी सुविधाओं के निर्माण की नई चुनौती पैदा कर दी है। इसके लिए ऐसी किफायती उपकरणों की आवश्यकता है जिन्हें बहुत सख्त भंडारण सुविधाएं अपेक्षित न हो। वैज्ञानिकों ने इस त्वरित आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अनुसंधान योजना तैयार की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के सहयोग से रांची स्थित मेसरा के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल का उपयोग करते हुए एक अनुसंधान की शुरुआत की है। अनुसंधानकर्ता SARS-CoV-2 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक एप्टामर आधारित डायग्नोस्टिक किट का विकास कर रहे हैं। उनका अध्ययन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाना सुनिश्चित करेगा और उसके बाद किट कोविड-19 संक्रमण सहित कोरोना वायरस संक्रमण के विभिन्न प्रकारों में भी विभेद करेगा। सामान्य कोरोना वायरस संक्रमण का पता सभी तीनों कोरोना वायरस संक्रमण में उपस्थित संरक्षित डोमेन के आधार पर लगाया जा सकता है, जबकि विभेदकारी किट का विकास क्रमशः SARS-CoV-1 वायरस, SARS-CoV-2 एवं MERS वायरस में उपस्थित संरक्षित एवं गैर संरक्षित के संयोजन के आधार पर किया जाएगा। डायग्नोस्टिक किट का विकास बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा लैब में किया जाएगा, जबकि किट की टेस्टिंग ILS भुवनेश्वर के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ में संचालित की जाएगी। एप्टामर आधारित प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत एक नई तकनीक है। ये सटीक और दक्ष तरीके से कई प्रकार के संक्रमणों का पता लगा सकता है। इसके अतिरिक्त ये कोविड-19 संक्रमण का पता लगाना किफायती बना देता है और उपकरणों को कम सख्त स्थितियों में भंडारित किया जा सकता है, जिससे ये विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूर स्थित आबादी के लिए पारंपरिक एंटीबॉडी आधारित डिटेक्शन तकनीकों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होता है।
अभी समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ खास जानकारी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। खरीफ फसलों की बुआई की अगर बात करी जाए तो 1062.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 979.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बुआई क्षेत्र में 8.56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है। चावल 378.32 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 338.65 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 11.71% वृद्धि हुई है। दलहन 132.56 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 124.15 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 6.77% वृद्धि हुई है। मोटे अनाज 174.06 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 166.80 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 4.35% की वृद्धि हुई है। तिलहन 191.14 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 167.53 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 14.09% वृद्धि हुई है। गन्ना 52.19 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.62 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 1.10% वृद्धि हुई है। कपास 127.69 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 123.54 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 3.36% की वृद्धि हुई है। जूट और मेस्टा 6.97 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.86 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 1.68% की वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों के तहत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 20 अगस्त 2020 तक देश में सामान्य वर्षा 628.3 मिलीमीटर की तुलना में वास्तविक वर्षा 663 मिलीमीटर हुई, अर्थात 1 जून 2020 से 20 अगस्त 2020 तक की अवधि के दौरान 6% का डिपार्चर रहा। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देश के 123 जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 90% है और ये पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 107% है। और आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला, एनसीयूआई के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सत्यनारायण, एनसीयूआई के निदेशक डॉक्टर वीके दुबे एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सत्यनारायण से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है। भारत में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है
और इसी संदर्भ में अभी ख़ास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में NCUI भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूर दराज से भी जुड़ करके अपने कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसी से संबंधित बात करने के लिए NCUI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण जी हैं, इनसे बात करते हैं कि देखते हैं क्या अभी कोरोना काल में चल रहा है। कोविड-19 के टाइम में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया ओनली कोऑपरेटिव्स ओनली। फॉर एग्जांपल इफ्को, दैट इज प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इफ्को, क्रिप्को प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्को, एंड अमूल प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अमूल, बिकॉज ये ऐसा ही सो मेनी सोसाइटीज़ अच्छा काम किया, उसका वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया इस साल में। दैट इज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द कंट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। सो ये पूरा हुआ कैसा हुआ, ओनली कोऑपरेटिव्स का वजह से ही हुआ। ज़्यादा कोऑपरेटिव्स का वजह से इनपुट्स प्रॉपरली फार्मर्स को मिल गया, दैट इज विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम उसका मीन्स प्रोड्यूस, दैट इज वो कैन से उसका आउटपुट प्रोक्यूर किया बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर मिनिमम सपोर्ट साइड सिस्टम की वजह से NAFED डिड एक्सट्रीमली वेल इन दैट कनेक्शन, एंड NAFED ऑलमोस्ट वी कैन से इन द लास्ट 20 years that what it could not do, they did it in the current year under the current leadership. जितने भी संगठन है, छोटे छोटे संगठन है, उसने बहुत बड़ा काम किया कोरोना काल में। लेकिन अगर हम सर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो या लेबरर्स हम कह सकते हैं, तो वो एक तरह से नौकरी से भी बाहर हो गए, काम धंधा से भी बाहर हो गए, तो उसमें NCUI अपना किस तरह से भूमिका अदा किया? हम लोग बार बार यही बोल रहा है, लोगों को बेरोजगार एंड यूथ को गांव में रुकवाने के लिए एक ही माध्यम है, गांव में एक बिजनेस एंड दैट इंस्टीट्यूशन हैज़ टू एमर्ज। बिजनेस इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है? पैक्स मल्टी सर्विस एंड दैट डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का वजह इस रूप में आना चाहिए। अभी हमारा स्पीच में दैट NABARD चेयरमैन ये भी बोला, पैक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये उसको मल्टी एंड सर्विस एंड नोडल एजेंसीज को रूप में उभर आता है, तो देन दे कैन प्रोवाइड मीन्स सर्विस टू द यूथ एंड इन द लोकल लेवल इटसेल्फ। उससे इवन पलायन भी एंड दैट इज कंट्रोल कर सकता है, एट द सेम टाइम नौकरी भी मिल सकता है यूथ को, एंड फूड प्रोडक्शन भी साकार हो सकता है, एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव टू प्रोसेस द प्रोड्यूस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड आल्सो अदर दैट वी कैन से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, स्मॉल विलेज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जस्ट लाइक हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर ऑल स्मॉल आइटम्स विच आर फूड एंड आल्सो कपड़ा। ये बेसिकली आदमी क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, एंड रहने के लिए मकान चाहिए। ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से अच्छा से बना सकता है इन ईच एंड एवरी प्लेस वेरेवर दे आर। उससे एंटायर दैट इज वो कैन से एम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर सकता है। सर अगर हम बात करते हैं बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो उसका तो काम चल रहा है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान कर रहा है, लेकिन अगर हम छोटे जो सहकारिता की बात करते हैं, कोऑपरेटिव की बात करते हैं, तो उसका सर क्या स्थिति है अभी फिलहाल देश भर में? ऑलमोस्ट अभी एंड स्पीच में एंड दैट NABARD चेयरमैन गोविंद राजुल जी बोला था दैट ऑलमोस्ट 35,000 पैक्स को ये आइडेंटिफाई किया, उस पैक्स को फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा है, एंड टू हैव नोडल सर्विसिंग एजेंसीज फॉर ऑल मल्टी डायमेंशनल. So all services they can provide in the rural area. All the service means both inputs to the farmers, even other services to the farmer, even and that is procuring their output and processing their output. If their packs start doing all those things, 35,000 packs, then definitely these packs are small cooperative societies only. So if they be empowered and they reaches to such level, and others also would follow, other cooperative societies also would follow this thing, and the entire Indian agriculture system and Indian village and that is we can say living system would improve properly. 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है सर, उसको NCUI छोटे जो संगठन है सहकारिता से जुड़े हुए जो भी जुड़े हुए लोग हैं उसको आप किस रूप में मदद पहुंचाएंगे?
पहले मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ दैट 1 लाख करोड़ एंड दैट इज फंड क्रिएट किया फॉर एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए. सो इधर पैक्स भी कोऑपरेटिव स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी दे आर कमिंग अंडर एंड दैट इज़ माइक्रो एंड मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस में आ रहा है. उसका वजह से this 1 lakh crore and that is infrastructure fund comes to and that is PACS at the same time FPOs and other individuals. So if PACS are already in a strong position में and FPOs are still and yet to and that is properly conceptualized and come into effect. So PACS को advantage लेने में बहुत आसान होगा. They can come forward and to take and this fund and implement their own programs of what we can say multi-service activities in rural areas and improve the we can say living conditions of the village people. और इसी के साथ ही अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी हम देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से संबंधित कुछ खास जानकारी. आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर. बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब. देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे. तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत. हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान. और आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी. कम उत्पादकता यानी कम कमाई. मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था. यहाँ लोग खेती की पुरानी हवेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे. इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर कम उपज हो रही थी और किसानों को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहे थे. उस समय कोई नहीं जानता था कि क्षेत्र की खेती में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. ये बदलाव नरसिंहपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय से एक प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ. प्रोफेसर का नाम है चंद्रशेखर तिवारी. रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया, लेकिन न पैदावार अच्छी हो पा रही थी और न ही आमदनी. उनके मन में यही सवाल उठता था कि खेती को किस तरह लाभकारी बनाया जाए. यही सवाल उन्हें देश के नामचीन शोध संस्थानों तक ले गया. इन संस्थानों में इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और गहन विचार किया. इन मुलाकातों के दौरान चंद्रशेखर तिवारी को पता चला कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका निश्चित दाम मिलना तय है. चंद्रशेखर ने खुद भी गन्ने की खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया. गन्ने की खेती दूसरी क्षेत्रीय फसलों से तो अच्छी रही, लेकिन चंद्रशेखर उपज से अब भी संतुष्ट नहीं थे. उस समय 1 हेक्टेयर में 35 से 40 टन गन्ना पैदा हो पा रहा था. चंद्रशेखर का लक्ष्य इसे 75 से 80 टन तक पहुंचाने का था. ज्यादा उपज के लिए गन्ने की नई और उन्नत तकनीक जरूरी थी. इसी की तलाश में वो जा पहुंचे लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान. यहाँ पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.D. पाठक से लंबी चर्चा हुई और प्रोफेसर तिवारी ने नरसिंहपुर में गन्ने की कम उपज के बारे में बताया. इस मुलाकात का असर हुआ. डॉक्टर पाठक ने कम उपज के कारण जानने और सुधार के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी. वैज्ञानिकों की टीम ने नरसिंहपुर जिले का दौरा किया, वहाँ की मिट्टी की जांच की और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई. उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके साथी किसान लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे. वैज्ञानिक जो भी सुझाव देते उन पर अमल करते रहे. सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम किया गया. हरी खाद के लिए ढैंचा उगाया गया. फसलों के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया गया और चीनी मिल से निकला कचरा भी खेतों में डाला गया. इसके अलावा सूक्ष्म जैविकी के लिए टीकाकरण भी किया गया. 2014-15 तक नरसिंहपुर की मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री महज 0.36% थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 0.76% हो गई. इन उपायों से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आई, बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती चली गई. बल्कि आज एकल कली सेट का उपयोग करते हुए किसान गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर रहे हैं. इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अंतर फसल प्रणाली को भी कामयाबी के साथ अपनाया और गन्ने के साथ आलू, चना, मटर, धनिया और प्याज बोने लगे.
नए उपायों से न सिर्फ फसल लागत में कमी आई, बल्कि उपज में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी ने 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे भी हासिल कर लिया। कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जैविक तरीकों से की गई। आमदनी बढ़ी तो किसान और तेजी से गन्ने की ओर आकर्षित हुए। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। प्रोफेसर तिवारी की मदद से वैज्ञानिक फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है। तो फिलहाल के लिए आज कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। कोविड-19 से संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।